नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम उत्तराखंड का महासंग्राम में आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पद से इस्तीफा दे दिया है। कैबिनेट की मीटिंग होने के बाद शुक्रवार को सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अपना इस्तीफा राज्यपाल गुरमीत सिंह को सौंपा। हालांकि राज्यपाल ने उनसे कहा है कि वह नई सरकार बनने तक काम करते रहें। इस्तीफा देने के बाद पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि नया जनादेश मिल गया है, इस कालखंड का काम पूरा हुआ। मैंने माननीय राज्यपाल को अपने समेत पूरे मंत्रिमंडल का इस्तीफा दे दिया है। राज्यपाल ने कहा है कि जब तक नई सरकार का गठन नहीं हो जाता तब तक आप काम करेंगे। बता दें कि उत्तराखंड में बीजेपी को 47, कांग्रेस को 19 और निर्दलियों को 4 सीटें मिली हैं। पार्टीवार वोट शेयर की बात करें तो बीजेपी को 44%, कांग्रेस को 37 और बीएसपी को 4% वोट मिले हैं। वहीं आम आदमी पार्टी के हिस्से में 3% वोट आए हैं। आपको बता दें कि पुष्कर सिंह धामी खटीमा विधानसभा सीट से चुनाव हार गए हैं। बीजेपी नेता को कांग्रेस के भुवन चंद्र कापड़ी ने 6579 मतों के अंतर से हराया है। वहीं सीएम के इस्तीफे के बाद बीजेपी ने नए सीएम की तलाश शुरू कर दी है। बीजेपी आलाकमान ने केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और धर्मेंद्र प्रधान को उत्तराखंड जाने के निर्देश दिए हैं, जो बीजेपी पर्यवेक्षक के रूप में उत्तराखंड में विधायकों के साथ बैठक के बाद सीएम उम्मीदवार का नाम पार्टी को भेजेंगे। देखिए, मैं अपनी पार्टी का, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी का, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, पूरे हाईकमान का, सबका मैं धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मेरे जैसे सामान्य कार्यकर्ता को मुख्य सेवक के रूप में काम करने का अवसर प्रदान किया। और मुझे खुशी है, मैं उत्तराखंड की देवतुल्य जनता का भी धन्यवाद करना चाहता हूं कि मेरी पार्टी ने जो मुझे दायित्व दिया था वो दायित्व पूरा हुआ है। उत्तराखंड के अंदर पहली बार ये मिथक टूटा है। 2/3 बहुमत से उत्तराखंड के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और ये सरकार निश्चित रूप से जो हमारे संकल्प हैं उत्तराखंड को आगे ले जाने के लिए, उत्तराखंड को विकास की गति देने के लिए, उत्तराखंड के चहुँ विकास के लिए काम करेगी। और हमने जो भी वायदे किए हैं हम उन सब वादों को पूरा करेंगे। केंद्र की ये हमारी एक वो है पद्धति है, पर्यवेक्षक नियुक्त होते हैं, वो आते हैं, उसके बाद जब भी वो आएंगे उसके बाद आगे की प्रक्रिया चलेगी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं हुई है। मैं पार्टी का सामान्य कार्यकर्ता हूँ। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मेरे जैसे सामान्य कार्यकर्ता को, जिसका कहीं पर कोई नाम नहीं था, उसको पार्टी ने मुख्य सेवक का काम दिया। और जो काम मुझे दिया था, मुझे खुशी है इस बात की कि हमारे प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से, हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व के आशीर्वाद से, उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के आशीर्वाद से वो काम पूरा हुआ है। इसलिए मैं सभी को अपनी तरफ से धन्यवाद दूँ। दिया है। कैबिनेट की मीटिंग होने के बाद शुक्रवार को सीएम धामी ने अपना इस्तीफा राज्यपाल गुरमीत सिंह को सौंपा। उत्तराखंड में बीजेपी पश्चिम बंगाल मूवमेंट का शिकार हो गई। भारतीय जनता पार्टी ने एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर को धता बताते हुए इस राज्य में शानदार वापसी की है, लेकिन सीएम पुष्कर सिंह धामी अपना चुनाव हार गए। ठीक ऐसा ही 2021 में बंगाल में हुआ था, जब ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी ने बंगाल में शानदार विजय हासिल की थी, लेकिन नंदीग्राम से ममता बनर्जी चुनाव हार गई थी। अब उत्तराखंड में बीजेपी के साथ यही कहानी रिपीट हो गई है। बीजेपी राज्य में लगातार दूसरी बार सत्ता में आई, लेकिन सीएम पुष्कर सिंह धामी उस मिथक को तोड़ने में नाकामयाब रहे जिसके लिए उत्तराखंड जाना जाता है। पहले भुवन चंद्र खंडूरी, फिर हरीश रावत और अब पुष्कर सिंह धामी भी मुख्यमंत्री रहते चुनाव हार गए। सीएम पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड की खटीमा सीट से चुनाव हारे हैं। उन्हें कांग्रेस प्रत्याशी भुवन कापड़ी ने लगभग 6000 वोटों से हराया है। 70 सीटों वाली उत्तराखंड विधानसभा में बीजेपी ने 47 सीटें जीती हैं और स्पष्ट बहुमत हासिल किया है। अब सवाल ये है कि राज्य का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। बता दें कि अभी तक मौजूदा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस्तीफा दे दिया है। इसी बीच राज्य में सीएम पद के लिए कई नामों पर चर्चा हो रही है। राज्य के बीजेपी नेता कह रहे हैं कि सीएम पद का फैसला आलाकमान करेगा। खबर ये भी है कि बीजेपी विधायकों में से ही किसी को मुख्यमंत्री बनाएगी, यानी कि पार्टी किसी को ऊपर से राज्य में सीएम पद की कुर्सी पर नहीं बिठाएगी। सूत्रों के अनुसार धन सिंह रावत और सतपाल महाराज इस बार सीएम रेस में आगे चल रहे हैं। धन सिंह रावत ने कांटे के मुकाबले में कांग्रेस के गणेश गोदियाल को हराया है। धन सिंह रावत को 29,618 वोट मिले, जबकि कांग्रेस के गणेश गोदियाल को 29,031 वोट मिले हैं। इस तरह से उन्होंने 587 वोट से कांग्रेस के प्रत्याशी को हराया है। धन सिंह रावत अभी राज्य के शिक्षा मंत्री है। धन सिंह रावत का जन्म पौड़ी गढ़वाल जिले के नौगांव में हुआ था, तो ऐसे में धन सिंह रावत का नाम
सीएम के रेस में फिलहाल आगे चल रहा है। वहीं सीएम के रेस में सतपाल महाराज भी आगे चल रहे हैं। सतपाल महाराज चौबट्टा खाल सीट से बीजेपी के टिकट पर जीते हैं। उन्होंने लगभग 10,000 वोटों से कांग्रेस के केसर सिंह को हराया है। सतपाल महाराज उत्तराखंड बीजेपी के बड़े नेता हैं। इससे पहले भी कई बार उनका नाम सीएम पद की रेस में आ चुका है। सतपाल महाराज पहले कांग्रेस में थे, लेकिन बाद में वे बीजेपी के साथ आ गए। सतपाल महाराज ने 2017 में भी चौबट्टा खाल सीट से जीत हासिल की थी और उत्तराखंड में कैबिनेट मंत्री बने थे। चलिए इस मसले पर हम चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। फिलहाल एक मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। मेहमान से आपका परिचय करवा देते हैं। राजीव नयन बहुगुणा जी इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर, और थोड़ी ही देर में हरीश मैखुरी जी भी हमारे साथ चर्चा में शामिल होंगे वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। राजीव जी, स्वागत है आपका एएनबी न्यूज पर। सर, उत्तराखंड में भारी बहुमत के साथ जीत हासिल की है भारतीय जनता पार्टी ने, लेकिन पश्चिम बंगाल वाली स्थिति हो गई सर बीजेपी के लिए। वहां पर भी हमने ऐसे ही देखा था कि टीएमसी राज्य में तो जीत गई थी, लेकिन खुद ममता बनर्जी अपनी सीट से हार गई थी। इस बार उत्तराखंड में भी ऐसा हुआ। पूरी पार्टी राज्य में तो जीत गई, लेकिन पुष्कर सिंह धामी अपनी सीट से हार गए। जी हाँ, ये ऐसा कई बार पहले हुआ है। जहाँ तक मुझे याद पड़ता है इतिहास में, तो 1952 में मोरारजी देसाई, जो तत्कालीन महाराष्ट्र और गुजरात का संयुक्त राज्य था, जिसे मुंबई राज्य कहते थे, तो उसके सबसे बड़े नेता थे कांग्रेस के। वो खुद भी चुनाव हार गए थे, लेकिन उनकी पार्टी जीत गई थी। और जीत का श्रेय चूंकि मोरारजी देसाई को दिया गया, इसलिए हारने के बावजूद, खुद विधानसभा चुनाव हारने के बावजूद उनके लिए सीट एक खाली करवाई गई। वो उपचुनाव जीते और मुख्यमंत्री बने। और ममता बनर्जी का आपने भी उदाहरण दिया ही है। तो ऐसा पहले कई बार हो चुका है। इसमें कोई संवैधानिक बाध्यता नहीं है, कोई अड़चन नहीं है। के लिए आगे क्या राह देख रहे हैं सर आप? क्या भारतीय जनता पार्टी उपचुनाव कराने के अभी मूड में नजर आ रही है, या फिर किसी और को ही इस बार मुख्यमंत्री बनाया जाएगा? दोनों विकल्प हैं, लेकिन अगर उनको मुख्यमंत्री बना के उन्हें उपचुनाव लड़ाया जाता है, तो ये भी स्थिति कोई ज्यादा विषम परिस्थिति नहीं है। क्योंकि जो परिणाम आए हैं, तो उससे ये जाहिर होता है कि भाजपा काफी क्लियर मेजोरिटी लाई है। उसके पक्ष में हवा भी दिख रही है, वातावरण भी दिख रहा है। और जब कोई मुख्यमंत्री बन जाता है, तो उसके लिए उपचुनाव जीतना कठिन नहीं होता है। ये उनके मूड पर, उनकी समझ पर निर्भर करता है। क्योंकि भले ही स्वयं धामी चुनाव हारे हैं, लेकिन उनकी पार्टी उनके नेतृत्व में अच्छा खासा बहुमत लाई है राज्य में। और वैसे भी जो वातावरण दिखाई दे रहा है, जो मूड दिखाई दे रहा है बीजेपी आला कमान का, तो वो शायद धामी के पक्ष में ही दिखाई दे रहा है। और अगर बात करें दूसरे नेताओं की जो अभी सीएम के रेस में आगे चल रहे हैं सर, तो आप उत्तराखंड में बीजेपी के अंदर कौन से वरिष्ठ नेताओं को आगे मान रहे हैं जिन्हें मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है या कुर्सी ऐसी सौंपी जा सकती है? मुख्यमंत्री की रेस में उनके पास नेताओं की कमी नहीं है। उनके पास कई वरिष्ठ नेता है। मसलन जो नाम आपने खुद दिया, सतपाल महाराज हैं, और विधानसभा अध्यक्ष जो रह चुके हैं प्रेमचंद अग्रवाल हैं। ऐसे अनेक वरिष्ठ नेता उनके पास ऐसे हैं कि जिनके पास लंबा अनुभव है और जो मुख्यमंत्री बनाए जा सकते हैं। लेकिन ये देखा गया है सर, भारतीय जनता पार्टी अक्सर अपने फैसलों से चौंकाती रहती है। पहले भी बहुत सारे नाम थे रेस में, मुख्यमंत्री की रेस में, लेकिन अचानक से पुष्कर सिंह धामी को आगे लाया गया। तो इन फैसलों से चौंकाती आई है भारतीय जनता पार्टी। हाँ, ऐसा भी कर सकती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का खासतौर से उत्तराखंड में एक जो नियम रहा है कि जो उनका मूल संगठन है, जो उनका मातृ संगठन है, जिसे आरएसएस या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कहते हैं, तो वो उसी संगठन के मूल व्यक्ति को मुख्यमंत्री के रूप में पसंद करती है। तो इसलिए ये हो सकता है कि अगर वो यही फॉर्मूला यहाँ अपनाती है, तो जो श्रीनगर से जीते हैं उनके संगठन के बड़े नेता हैं रावत जी, धन सिंह रावत जी, अथवा जो मैंने कहा प्रेमचंद अग्रवाल है, तो इस तरह से उनके पास कई नाम हैं। चलिए, हरीश मैखुरी जी भी इस समय हमारे साथ चर्चा में शामिल हो गए हैं। हरीश जी, स्वागत है आपका एएनबी न्यूज पर। सर, अब आप उत्तराखंड का भविष्य क्या देख पा रहे हैं? सबसे पहले तो यही समझने की कोशिश करेंगे कि अब उत्तराखंड में मुख्यमंत्री की कुर्सी कौन संभाल सकता है? जी, एक तो इस समय जो उत्तराखंड के विधानसभा के चुनाव हुए उसमें बहुत सारे मिथक थे,
सन 2003 में जब पहली बार चुनाव हुए थे, तब से लेकर अब तक उत्तराखंड में एक पार्टी दूसरी बार पार्टी आती रही। इस बार दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी को कंटिन्यूअस मौका मिला है और जनता ने अच्छा खासा वर्डिक्ट किया है, अच्छा खासा मैंडेट दिया है। तो उस हिसाब से अब क्योंकि चुनाव जो अंत में लड़ा गया वो पुष्पराज सिंह धामी के नेतृत्व में लड़ा गया, भले ही वो अपनी सीट हार गए हैं, उसके पीछे भारतीय जनता पार्टी के लोगों का ही कहना है कि मुख्यमंत्री ने सभी सीटों को समय दिया, इसलिए वो अपनी सीट को उतना समय नहीं दे पाए जितना उनको देना था, इसलिए वो वहाँ रह गए हैं। लेकिन निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष लीडर हैं उससे हमारी बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि धामी जो है पहले नंबर पर उनकी प्राथमिकता में रहेंगे। उसके अलावा पार्टी जिसको समसामयिक और उचित समझेगी, बहुत सारे गणित देखे जाएंगे, उस हिसाब से मुख्यमंत्री का चयन होगा। आज मुख्यमंत्री ने इस्तीफा अपना राज्यपाल को सौंप दिया है। अब इसके बाद जो भारतीय जनता पार्टी है उसमें उसके नेताओं का बहुमत का नेता चुनने की जो विधायकों की प्रक्रिया है वो शुरू होगी और इसके बाद जो है मुख्यमंत्री चयन की प्रक्रिया हो जाएगी। अब बात सर ये है कि जो चुनावों से ऐन मौके पहले निकल कर गए भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस में शामिल हुए, क्या उनके दिल में भी अब ये थोड़ी कसमसाहट रह गई होगी कि बड़ी गलती कर दी? क्योंकि अक्सर ये चला आ रहा था उत्तराखंड में कि एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस, तो उनके मन में भी यही होगा कि इस बार आनी तो कांग्रेस ही है, तो अब अपने फैसले पर पछता रहे हैं। ऐसे नेताओं की वापसी हो सकती है क्या भारतीय जनता पार्टी में? इस समय निश्चित रूप से दो नाम हम ऐसे जरूर लेना चाहेंगे, यहाँ पे बहुत ही संदर्भित रहेंगे कि एक तो जैसे यशपाल आर्य, वो भारतीय जनता पार्टी से भी 2 टिकट शायद मांग रहे थे, अपने भी और अपने बेटे का भी, शायद बात नहीं बन लिए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी छोड़ी और कांग्रेस ज्वाइन करी। कांग्रेस में शायद उनका बेटा चुनाव हार गया है, वो जीते हैं, लेकिन अब वो पूर्व मंत्री होंगे पहली बार। लगातार वो 2003 से लेकर अब तक मंत्री रहे, चाहे इस पार्टी में रहे चाहे उस पार्टी से, इस बार अब वो पूर्व मंत्री जाएंगे। उसी तरह से डॉक्टर हर्ष सिंह रावत, वो भी भारतीय जनता पार्टी में 2 टिकट मांग रहे थे, मंत्री थे लेकिन 2 टिकट मांग रहे थे, अपने लिए भी अपनी बहू के लिए भी। शायद वो उनकी दाल नहीं गली और इसलिए अंत समय उन्होंने भारतीय जनता पार्टी छोड़ दी और अपनी फिर कांग्रेस से अपनी वधू अनुकृति गोस्वामी के लिए लैंसडाउन से टिकट मांगा और अनुकृति गोस्वामी भी हार गई। तो मतलब अब दोनों, हर्ष सिंह रावत जो 2003 से लेके अब तक और उत्तर प्रदेश के जमाने में भी रहे हैं, वो पहली बार कहीं भी नहीं बैठेंगे विधानसभा के सदन में और पूर्व मंत्री कहलाएंगे। उसी तरह से कुछ हमारे विधायक जो है जैसे रितन सिंह चुफाल हैं, लगातार जीत करके आ रहे हैं। मदन कौशिक हैं, 5वीं बार विधायक बने हैं। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और उनके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनके नेतृत्व में भी चुनाव लड़ा गया है। तो कहीं ना कहीं इन सारे समीकरणों पे पार्टी के अंदर मंथन कल से ही शुरू हो गया है। जो ही पार्टी को प्रचंड बहुमत मिला तो हमने देखा कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर कल से ही मुख्यमंत्री प्लस मंत्री किसको बनाए, क्या क्या समीकरण देखे जाएंगे, क्षेत्रीय समीकरण देखे जाएंगे। उसके अलावा जो है मैदान और पहाड़ के भी समीकरण देखे जाएंगे। उसके अलावा गढ़वाल और गांव का समीकरण देखा जाएगा। उसके अलावा कास्ट के समीकरण देखे जाएंगे। पिछले सरकार में भारतीय जनता पार्टी जिन जनपदों को मंत्री पद नहीं दे सकी थी, वो जनपद इस बार शायद उनकी प्राथमिकताओं में ऐसा समझा जा रहा है। खासकर कुछ पिछड़े जनपद मूली है, उत्तरकाशी है, पिथौरागढ़ है, यहाँ किस तरह से प्रतिनिधित्व दिया जाए ताकि इन क्षेत्रों को भी एक तो सबसे बड़ी समस्या जो पलायन की है वो रुके, मंत्रालय इनको मिले, ऐसी भारतीय जनता पार्टी के अंदर मंथन चल रहा है, जो हमारी जानकारी है। चलिए राजीव जी, अब हरीश रावत का सियासी भविष्य आप क्या देख रहे हैं? हरीश रावत जी पूरे प्रदेश में जो कुछ अनुभवी और वरिष्ठतम नेता बचे हैं तो उनमें से एक है। और जैसा कि ये देखा गया है कि राजनीति के काम में जो एक बार शामिल हो जाता है तो वो आखिरी समय तक राजनीति में सक्रिय रहता है। तो हरीश रावत जी का जो आज बयान आया है, जो उनकी गतिविधियां देखने में आ रही हैं, तो वो चुपचाप घर नहीं बैठे बल्कि फिर से सक्रिय हो गए हैं। लेकिन हरीश रावत जी के लिए शायद ये अब अनुकूल रहेगा कि अपने अनुभवों का लाभ वो अपने दूसरे उत्तरवर्तियों को दें, एक अपनी सेकंड लाइन तैयार करें जिसमें अभी तक शायद वो कामयाब नहीं हुए हैं या उन्होंने ऐसा नहीं चाहा है। वो अपनी विरासत अब संभवतः किसी को सौंपेंगे और एक सेकंड लाइन अपनी पार्टी में तैयार करेंगे
और जहां तक उनकी सक्रियता का सवाल है, तो जाहिर है कि वो राजनीति से संन्यास नहीं ले रहे हैं। आज ही उनका एक बयान मैं कहीं देख रहा था कि उनकी पुत्री जो हरिद्वार से चुनाव जीती हैं, तो वहां के मतदाताओं को धन्यवाद अदा करने के लिए वो हरिद्वार जाने वाले हैं। जी, हरीश मैखुरी जी, कांग्रेस की इस दुर्दशा के पीछे आप क्या कारण मानते हैं? ना सिर्फ उत्तराखंड में, अन्य राज्यों में कांग्रेस का बहुत ही खराब प्रदर्शन रहा है और कांग्रेस देश की सबसे पुरानी पार्टी रही सर। पुरानी नहीं है, बल्कि जो भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम, खासकर अंग्रेजी साम्राज्य, अंग्रेजी दासता के विरुद्ध लड़ा गया था, वो कांग्रेस के नेतृत्व में ही लड़ा गया था। और जो पहला जनसंघ जिसको हम आज भारतीय जनता पार्टी कहते हैं, वो भी कांग्रेस से ही नाराज और छिटका हुआ गुट था, जिनको लगा कि अब कांग्रेस की वो भूमिका नहीं रही, तो जनसंघ बना। बाद में जनसंघ ही भारतीय जनता पार्टी बनी। उसी तरह से चाहे वो आज कलकत्ता में जो ममता बनर्जी की पार्टी है, चाहे AIADMK है, चाहे वो अन्ना द्रमुक है, चाहे वो शरद पवार की पार्टी है, ये कहीं ना कहीं एक दौर में कांग्रेस से जुड़े हुए थे और धीरे धीरे ये छिटकते चले गए। तो और आज जो कांग्रेस की स्थिति है, जिस तरह से कपिल सिब्बल का बार बार बयान आ रहा है कि कोई ना कोई तो है जो पार्टी चला रहा है, अंदर ही इनके सिर फुटोबल है। उत्तराखंड में भी काफी मतलब धड़ेबाजी है, प्रीतम सिंह गुट है, हरीश रावत गुट है, और खासकर हरीश रावत जी का आपका नाम लिया है, तो उनके बारे में हम जरूर कहेंगे कि जब ND तिवारी की पहली सरकार बनी उत्तराखंड में, चयनित सरकार, उस समय जो विपक्ष में पार्टियां थी उनको तो मित्र विपक्ष कहा जाता था, लेकिन परमानेंट विपक्ष जो है वो हरीश रावत ही थे। और हरीश रावत बहुगुणा जी के जमाने में भी, जब बहुगुणा मुख्यमंत्री थे कांग्रेस के, तब भी ये विपक्ष की तरह से एक तरह से रहते थे। और उसके बाद जब इनकी अपनी सरकार बनी, हरीश रावत खुद मुख्यमंत्री बनी, तो इनके 9 विधायक इनका साथ छोड़ के चले गए, जिसमें 6 मंत्री थे जो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए, जिनमें सतपाल महाराज, सुबोध उनियाल, विजय बहुगुणा, ये तमाम खुद भी थे, ये हरक सिंह रावत, ये सब वहीं से निकले हुए लोग हैं। जब हरीश रावत जो पंजाब के प्रभारी रहे, तो पंजाब में सरकार टूटी, तो और उत्तराखंड में हरीश रावत खुद 2 चुनाव मुख्यमंत्री रहते हुए 2 जगह से चुनाव हार गए। इस समय भी उनकी बुरी तरह से हार हुई है। तो एक मजबूत कद काठी का नेता, बहुत पुराना नेता, जो अखिल भारतीय कांग्रेस सेवा दल का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहा हो, कांग्रेस पार्टी का देश का महामंत्री हो, केंद्र का महामंत्री हो, केंद्रीय महामंत्री हो, पंजाब का प्रभारी हो, उत्तराखंड राज्य का मुख्यमंत्री हो, इतना फेल्योर अगर वो रहते हैं, तो कहीं ना कहीं हरीश रावत को अपने व्यक्तित्व को फिर से एक बार एनालाइज करने की आवश्यकता उनको खुद भी होनी चाहिए। ये बात पंजाब के जब तक वो प्रभारी रहे सर, तब तक पंजाब में भी इसी तरीके से घमासान मचा रहा, तो क्या पंजाब की हार का भी थोड़ा बहुत श्रेय हरीश रावत को जाएगा? नहीं, थोड़ा बहुत नहीं, हरीश रावत क्योंकि वहां के प्रभारी थे, और हरीश रावत जो कांग्रेस पार्टी वर्तमान में करीब करीब एक परिवार के इर्द गिर्द जो है वो सिमट के रह गई है, उसी के निर्देशों पे इस समय गवर्न हो रही है। तो उस परिवार के हरीश रावत बहुत खास हैं। तो पंजाब प्रभारी उन्हें इसीलिए बनाया गया है क्योंकि वो जो है गांधी नेहरू परिवार के बहुत निकट हैं, विश्वसनीय हैं, केंद्रीय नेतृत्व के आला कमान के निकट हैं। इसलिए पंजाब जैसी जहां खलबली मच गई थी, उसको शांत करने के लिए हरीश रावत को बनाया गया। लेकिन वहां भी मतलब जिस तरह से सिद्धू का, चन्नी का तमाम चला, कैप्टन अमरिंदर सिंह का जो मामला चला, पूरे अखबार में सार्वजनिक वो हुआ, किस तरह से तोड़फोड़ हुई, और हरीश रावत उसको जो है टैकल नहीं कर पाए। तो कहीं ना कहीं जिम्मेवारी तो इन पे भी जाती है। एक इतना कद्दावर मुख्यमंत्री जो है आपकी पार्टी से निकल करके अलग करता है, कांग्रेस का पंजाब में जो है सुपड़ा साफ हो जाता है, तो जिम्मेवारी किसकी बनती है? जो वहां का प्रभारी है उसी की तो बनेगी ना, कि दूसरे की बनेगी? तो कहीं ना कहीं ये उनको दायित्व उनका बनता है हरीश रावत पर, इसकी लायबिलिटी फिक्स होती है। राजीव जी, खुद खटीमा से हार गए मुख्यमंत्री धामी, इसकी पीछे की वजह आप क्या समझ रहे हैं? खटीमा से उनके हार की वजह सदियों से चला आ रहा मिथक है या फिर कुछ और? नहीं, मिथकों पर मैं विश्वास नहीं करता हूँ, लेकिन उनकी हार का शायद एक कारण ये रहा कि मुख्यमंत्री के नाते वो अपने क्षेत्र पर ज्यादा ध्यान नहीं दे पाए होंगे, या अपने जो खुद का उनका व्यक्तिगत चुनाव क्षेत्र है उसमें काफी बाद में वो सक्रिय हुए होंगे, क्योंकि उन पर पूरे प्रदेश की जिम्मेदारी थी। और दूसरा एक बात जो देखने में आई है
कि अचानक वो मुख्यमंत्री बने। पहले से कहीं रेस में नहीं थे, मंत्री भी नहीं थे। अचानक उनका मुख्यमंत्री बनना शायद उनके जो दूसरे प्रतिद्वंदी थे उनको रास नहीं आया, इसलिए शायद वो अपने भीतर के लोगों के भी आंख की किरकिरी थे, निशाने पर कहीं ना कहीं थे। उन्हें अपने भीतर से जो बड़े नेता हैं उनका सहयोग नहीं मिला होगा। मैं हार के सिर्फ ये दो कारण देखता हूं। भीतर घात के आरोपों से जूझती रही शुरुआत से पार्टी, जब से ये चुनावी माहौल शुरू हुआ कई बार ये आरोप लगे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कई नेता हैं जो अपने ही प्रत्याशियों को हराने में जुटे रहे। अब जो चुनावी परिणाम सामने आए हैं उसके बाद आप अभी भी मानते हैं कि कहीं ना कहीं भीतर घात हुआ? जो पार्टी सत्ता में रहती है उसमें स्वाभाविक तौर पे भीतरघात होता है, क्योंकि सत्ता की लालसा, सत्ता का जो चस्का है वो ऐसा होता है कि उसमें हर आदमी हिस्सेदारी चाहता है। अब हिस्सेदारी सबको नहीं मिल सकती, या मिली तो सबको बराबर नहीं मिल सकती। और चूंकि भारतीय जनता पार्टी हुकूमत में थी तो इसलिए उसमें निश्चित रूप से भीतरघात हुआ है, कई जगह पर हुआ है। और जो भी पार्टी, जैसे कि मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस भी जब हुकूमत में थी तो उसे भी भीतरघात का सामना करना पड़ता था, और भारतीय जनता पार्टी में स्वाभाविक रूप से ऐसा हुआ है, ये माना जाना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी की फिर से सत्ता में वापसी के क्या कारण मान रहे हैं आप? ऐसी कौन सी योजनाएं रही जो जनता तक पहुंची है और इसी वजह से उन्होंने तमाम मिथकों को धाराशायी करते हुए जोरदार वापसी कर ली उत्तराखंड में? सबसे बड़ा कारण उनका संगठन है कि भारतीय जनता पार्टी का संगठन, जैसा कि और प्रदेशों में भी दिख रहा है, उत्तराखंड में उनका ग्रास रूट तक उनके कार्यकर्ता हैं। और उनके जो अनुषंगिक संगठन है, मसलन आरएसएस है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक जिसे कहते हैं, पर उनकी पहुंच गांव-गांव घर-घर में है। दूसरी तरफ कांग्रेस का जो संगठन है वो छिन्न भिन्न है, बल्कि कहना चाहिए कि कांग्रेस में संगठन है ही नहीं। उत्तर प्रदेश में जो कांग्रेस की दुर्गति हुई है, जिसको तो 30-32 साल हो गए, उसका भी एकमात्र यही कारण रहा कि कांग्रेस का वोट बैंक इसलिए छितरा है कि पहले उसका संगठन अस्त व्यस्त हुआ। ऐसा ही उत्तराखंड में अगर देखा जाए तो यहाँ अभी पूरी तरह से भले छिन्न भिन्न न हुआ हो, लेकिन संगठन के स्तर पे कांग्रेस ने बहुत बड़े पैमाने पर अपना आधार खोया है। और दूसरी बात जो अभी दूसरे राज्यों के परिणामों में हम देख सकते हैं, पंजाब को छोड़कर, तो जो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जो जनमत गया है, इसका ये अर्थ लगाना चाहिए कि मोदी जी का जो जादू था शायद वो अभी कायम है। हरीश जी, अब आने वाले समय के लिए क्या चुनौतियां मान रहे हैं आप? जो भी मुख्यमंत्री बने उस मुख्यमंत्री के सामने क्या चुनौती है? उत्तराखंड राज्य की ऐसी कौन सी बड़ी समस्याएं और बड़े मुद्दे हैं जो इस बार तो भारतीय जनता पार्टी को सुलझाने ही पड़ेंगे? देखो जी, उत्तराखंड जो है उसको देवभूमि कहा जाता है। जी सर। और ये देवभूमि इसलिए कहा जाता है, यहाँ पे 33 कोटि देवी देवताओं का वास है। जो उत्तराखंड शब्द है वो 33 कोटि देवी देवताओं को तृप्त करने वाला, तुष्ट करने वाला एकमात्र मंत्र है, बीज मंत्र है ये शब्द। उत्तराखंड जो ही बोलते हैं, उत्तरा का खंड। उत्तरा जो है वो विराट की पुत्री थी, उसका पूरा पूरा राज्य था, ये साम्राज्य था ये। तो इसलिए इसको देवभूमि कहा जाता है, जहाँ 33 कोटि देवी देवता। हिमालय और शिवालय इसका कॉन्सेप्ट है। जिस तरह से ईसाइयों का वेटिकन सिटी है, मुस्लिम्स का जो है मक्का मदीना है, उसी तरह से पूरे विश्व के करीब 1.5 अरब हिंदुओं का जो है उत्तराखंड धाम है। इसको देवभूमि अधिसूचित करना, यहाँ पे धार्मिक पर्यटन को बढ़ाना, धार्मिक स्थलों की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलप करना, उत्तराखंड की राजधानी गैरसैंण ले जाना। जब तक गैरसैंण नहीं जाएगा पलायन रुकेगा नहीं, कितनी ही बातें कर लो। तो गैरसैंण जो ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाई गई है, करीब 25,000 करोड़ के बजट प्रावधान इसमें भविष्य के लिए किया गया है त्रिवेंद्र सिंह जी के जमाने में, उसको आगे बढ़ाना है, ये चुनौती है। दूसरा बेरोजगारी, उत्तराखंड में जो पलायन है उसके पीछे रोजगार भी है। आज उत्तराखंड को बने हुए 21 साल हो गए, पूरे उत्तराखंड के पर्वतीय इलाकों में एक भी औद्योगिक इकाई स्टैब्लिश नहीं हुई। मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी के जमाने में हरिद्वार में सिटकुल, उसी तरह से देहरादून के सेलाकुई में उद्योगीकरण, काशीपुर में थोड़ा बहुत औद्योगिकरण हुआ, लेकिन पहाड़ एनडी तिवारी भी नहीं चढ़ पाए। मुख्यमंत्री जो भुवन चंद खनूड़ी रहे वो ईमानदारी के लिए विख्यात रहे, लेकिन पहाड़ की तरफ वो भी देख नहीं पाए।
उल्टे जो है कुछ ऐसे कानून वो लाए कि जिन्होंने पहाड़ का एक तरह से, जैसे शिक्षकों के ट्रांसफर का कानून है या पंचायत राज जो थोपा हुआ आरक्षण की, महिला आरक्षण की व्यवस्था रही। महिलाएं पहले भी आती थी, सबल महिलाएं आती थी। अभी तो ये हो गया किस गांव से किस महिला को आना है। बहुत सारे गांव में वो महिला मिलती ही नहीं है जिस कास्ट, जिस जाति, जिस वर्ग में वो उस गांव को रिजर्वेशन मिलता है। आप ये समझ लीजिए कितना व्यवहारिक कानून है। महिलाओं को सबल बनाना है तो उन्हें शिक्षित करो, नेतृत्व दो, 50% का नेतृत्व दो। आपने बांधा क्यों उन्हें सीमाओं में? उन्मुक्त रखना था। तो खंडूड़ी जी के जमाने में गैरसैंण भी ठंडे वक्ते में रहा, जो बड़े नामी हैं। उसके अलावा जो त्रिवेंद्र सिंह जी के जमाने में, हरीश रावत के जमाने में गैरसैंण राजधानी में काम हुआ, राजधानी का भवन बना, वहां पे अच्छा काम हुआ। वही मैं कह रहा हूँ, इतना बड़ा नेता और इतना फेल्योर कैसे हो गया, ये तो बड़ा ताज्जुब की बात है। उसी तरह से उस काम को आगे बढ़ाना है। त्रिवेंद्र सिंह ने ग्रीष्मकाल राजधानी की घोषणा कर दी है, वहां पे कमिश्नरी की घोषणा कर दी है, गैरसैंण में एक झील बन रही है, हेलीपैड वहां पे बन रहे हैं, मिनी सचिवालय बन रहा है, उसको डेवलप करना है। उसके अलावा उत्तराखंड के कई पर्वतीय जिलों में स्वास्थ्य के लिए सबसे ज्यादा पलायन होता है, स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए। तो यहाँ पे मेडिकल कॉलेज खोले जाने हैं, उत्तरकाशी में, पिथौरागढ़ में और चमोली में। तो पिथौरागढ़ में तो घोषणा हो भी गई है, लेकिन चमोली और उत्तरकाशी अभी भी मेडिकल सुविधाओं के हिसाब से सबसे पीछे। हमारे जो कुछ नेता हैं परमानेंट पक्ष में, चाहे सरकार किसी की रही हो, वो मंत्री रहे, ऐसे लोगों का काम गिनाना चाहिए अपना कि उन्होंने अपने मंत्रित्व काल में काम क्या किया है उत्तराखंड के लिए। तो अगर आज तक उत्तरकाशी में मेडिकल कॉलेज नहीं बना है, चमोली की सिमली में मेडिकल कॉलेज नहीं बना है, तो क्या किया हम लोगों ने? एक जो हमारी सीमा पर बड़े एयरपोर्ट की आवश्यकता है, जिसमें हमारी सामरिक महत्व के हवाई जहाज उतर सके, वो गैन कमतौली में बन सकता है। कमतौली शहर में इस तरह का, नीति बॉर्डर के पास चमोली जिले में बन सकता है, इस तरह का हेलीपैड बनाने की आवश्यकता है। जो हमारी 4 धाम ट्रेन चल रही है, उसको बहुत जल्दी हमें 4 धामों तक पहुंचाना भी होगा। अभी वो ऋषिकेश कर्णप्रयाग ही अटकी हुई है, उसका सर्वे चल रहा है, लेकिन उसमें थोड़ा सा तेजी लानी पड़ेगी, ये चुनौती है। उसी तरह से जो हमारा 4 धाम मोटर मार्ग है, जो 4 धाम ऑल वेदर रोड बन रही है, उस पे तमाम तरह के पर्यावरण के ठेकेदार आके उसको रोकने, पहले ग्रीन ट्रिब्यूनल गए, बाद में सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे। इन पर्यावरण के ठेकेदारों को कौन पहाड़ की ठेकेदारी दे रहा है भैया? किस चीज के ठेकेदार हो आप पहाड़ के? एक बार विकास होने दो। धरती तुम्हारे दिमाग की तरह बंजर नहीं है कि यहाँ कुछ उगे ही नहीं, फिर से उग जाती, फिर से हरी भरी हो जाती है धरती। चाइना में सारा डेवलपमेंट हो चुका है, अब वहाँ उतनी ही हरियाली भी हो चुकी है। सड़कें कटी होंगी, एक जमाने में थोड़ा नुकसान हुआ होगा, आज वहाँ अच्छी खासी ग्रीनरी है। हम चाइना से नहीं सीखते हैं अपने बगल में, उसने हमारे बॉर्डर तक रेलवे लाइन पहुंचा दी है। हमारे बॉर्डर तक जो है उसके हमारा जो एक जमाने में भारत में था हमारा मानसरोवर, वो आज चाइना में है। तो वहां तक हमारी सड़क पहुंचनी चाहिए। सड़क मार्ग से हमको पैदल जो है नीति बॉर्डर के रास्ते, जो पुराना रास्ता था, उसको खोलने की चुनौती भारत सरकार के पास भी है, उत्तराखंड सरकार के पास भी है। उत्तराखंड में सर लगातार बोझ बढ़ रहा है कर्ज का, ये बड़ी समस्या नहीं है? देखो जी, उत्तराखंड जो है उसको स्पेशल पैकेज की पहले भी जरूरत थी, आज भी जरूरत है। उत्तराखंड बहुत छोटा, मतलब जनसंख्या के हिसाब से हमारी मुश्किल से 3 करोड़ 3.5 करोड़ की जनसंख्या, इतनी तो मैदानी इलाकों में एक विधानसभा की सीट हो जाती है, लोकसभा की सीट हो जाती है, तो उतने के बराबर हमारी जनसंख्या है। जबकि भौगोलिक क्षेत्रफल हमारा बहुत बड़ा है और इसकी परिस्थितियां भी बहुत विकट है। उत्तराखंड में मैंने कहा नहीं, अभी 40% गाँव में ही सड़क पहुंची है, 60% गाँवों में सड़क पहुंचना अभी शेष है। 60% गाँव आज भी सड़कों में 3 से लेकर 30 किलोमीटर तक पैदल जाते हैं लोग। हमारे उत्तराखंड के नेताओं को शर्म नहीं आती है कि हमने अपने गाँव किस स्थिति में छोड़े हुए हैं। वो तो अच्छा ये हुआ कोरोना काल में मोदी सरकार ने सबको फ्री राशन दे दी, वरना भूखमरी की भी नौबत रहती है। औद्योगिक धंधे हैं नहीं, मैदानी इलाकों से हमारे युवा वापस आ गए, उनको चिन्हीकरण करके, उनके स्केल का चिन्हीकरण करके उनको रोजगार देने की आवश्यकता है, उस पर काम किए जाने की आवश्यकता है। दूसरा, उत्तराखंड संस्कृति का केंद्र रहा है, यहाँ पे संस्कृत विश्वविद्यालयों को, संस्कृत विद्यालयों को बढ़ावा देना चाहिए। आज संस्कृत विद्यालय में जो कर्मचारी काम करते हैं उनको 1000-1000, 2-2000 रुपए दे रहे हैं। किस तरह के हमारे संवेदनहीन नेता बैठे हुए हैं। संस्कृत स्कूलों को हमने चौपट कर दिया है। उल्टे यहाँ पे हम जो है, दुर्भाग्य है उत्तराखंड की देवभूमि का कि यहाँ पे तमाम तरह की किस मजहब के आधार पर और इस आधार पर यूनिवर्सिटियां खोलने की बात होती है। अरे आप देवभूमि के नेता हैं कि या अरब के नेता हैं? कम से कम अपने गिरहबान में झांक कर देखना चाहिए उत्तराखंड के लोगों को।
तो इस तरह के सर चुनावी माहौल में इस तरह के शब्द निकल जाते हैं और उसके बाद बवंडर मच जाता है। अब सवाल तो यहाँ पर यही है कि जीत तो गई है भारतीय जनता पार्टी और इस बात की उन्हें खुशी भी बहुत होगी, लेकिन क्या ये जीत आखिरी है उनके लिए? ये आखिरी पड़ाव थोड़ी ना है, यहाँ से तो अब नया सफर शुरू होता है, नई चुनौतियां शुरू होती हैं। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के पास ये कांटों का ताज, पहले से ज्यादा चुनौती अब बढ़ गई है। हमारी सामरिक दृष्टि से हमारी सीमाएं संवेदनशील हैं, चाइना के साथ तो हमारे जिस तरह के तल्ख जो रिश्ते चल रहे हैं उसको देखते हुए हमें अपनी सीमाओं को किस तरह से हैंडल करना है, किस तरह से वहां सुविधाएं पहुंचानी है, वहां चौड़ी चक्री सड़कें बनानी है, वहां तक रेल पहुंचानी है, भारतीय जनता पार्टी के पास, केंद्र के पास भी, प्रदेश के पास भी पहली चुनौती है इस समय। दूसरा, रोजगार, जो कोरोना काल में हमारे युवाओं का रोजगार छीन गया है, उसकी जगह पे हम क्या अल्टरनेट दें। हम उत्तराखंड में जो एक सतपाल महाराज जी की स्कीम थी होम स्टे, उसको थोड़ा सा और अधिक विस्तार किए जाने की जरूरत है। हिमाचल से थोड़ा सा सीखा जाए, वहाँ घर घर में होम स्टे हैं, जहाँ अटल बिहारी वाजपेयी पुराने प्रधानमंत्री हमारे रहा करते शिमला जाके गाँव में 1 दिन 2-4 दिन, तो इस तरह की चीजें उत्तराखंड में विकसित करने की जरूरत है। दूसरा, हमारे पास जो है पहाड़ के पास जबरदस्त जवानी है, पूरा पहाड़ हमारा आधा से ज्यादा फौज में रहता है, तो हम अपने फौजी युवाओं के लिए जो टेंशन आ जाते हैं उनसे हम किस तरह के अनुशासनात्मक ट्रेनिंग दें। एक व्यक्ति ने इस तरह की कोशिश की थी, कर्नल अजय कोठियाल ने, जो पहाड़ के युवाओं को रोजगार की दिशा में कुछ काम करते थे। अजय कोठियाल का आपने सर इस समय विषय छेड़ा है, आम आदमी पार्टी का क्या भविष्य रहा अब उत्तराखंड में? एक बात तो साफ हो गई है कि अभी उन्हें यहाँ आने में लंबा वक्त लगने वाला है, कर्नल अजय कोठियाल को अभी और भी ज्यादा मेहनत की जरूरत है। मैकुरी साहब, आम आदमी पार्टी को जितनी वोट इस समय मिली, हम तो पहले भी कह रहे थे इनकी 0-0 सीट आएगी। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की तर्ज पे उत्तराखंड में कोशिश की थी, कुछ फ्री देने की, कुछ फ्री की योजनाओं की बात की थी, बिजली की, जिसको पहाड़ ने नकार दिया है। दिल्ली में क्या है, दिल्ली में आधा दिल्ली फुटपाथ पे ही रहती है, झुग्गी झोपड़ियों में ही सोती है, तो उसके लिए तो थोड़ा सा फ्री बिजली, थोड़ा सा बसों में फ्री, थोड़ा सा फ्री का पानी, 200 यूनिट तक बिजली, वो बहुत बड़ी चीज हो गई है। उत्तराखंड में कोई भी आदमी, अगर आप उत्तराखंड के मूल निवासियों को देखें तो कोई भी आदमी फुटपाथ पे नहीं सोता है। तो केजरीवाल उत्तराखंड में पूरी तरह से फेल हो गए। अजय कोठियाल जैसे सज्जन व्यक्ति को भी, जो अपने इतने बड़े राष्ट्र निर्माण के मिशन पे लगे हुए थे, उसको भी उन्होंने राजनीति में लाके एक तरह से दोराहे पे खड़ा कर दिया है। उनको तो कहाँ, उनको पद्म पुरस्कार मिलने वाले थे अजय कोठियाल को इस अच्छे काम के लिए कि देश की सीमाओं की रक्षा के लिए जवानों की फौज तैयार करते हैं, और कहाँ अब राजनीति के चक्कर में वो फंस गए हैं। हमारी तो राय है उनको कि वापस अपने मिशन पे डटें तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। और सर अब क्या होगा भू कानून का, अब क्या होगा लव जिहाद के मामले में 10 साल की सजा के प्रावधान का, अब क्या होगा पुलिस ग्रेड पे का, ये तमाम मुद्दे भी अभी बाकी हैं। जो है हमारी जो सीधी भोली महिलाएं होती हैं, उनको जो युवा हैं वो छद्म नामों से अपना फ्रॉड व्यवसाय बता के, अपने फ्रॉड पद बता के वो उनको जकड़ लेते हैं, और बाद में वो उनके हिसाब से फिट नहीं बैठती है तो उनको अंततोगत्वा बहुत सारे केसों में हमने देखी कि उन बच्चियों की मौत तक हो जाती है। तो निश्चित रूप से इस पे कानून तो आना चाहिए। कोई भी भोली सीधी बच्ची इस तरह से उनके चक्कर में आ जाती है, फ्रॉड युवाओं के चक्कर में आ जाती है, लव जिहाद के चक्कर में आ जाती है। दूसरा, ये मिशन भी है कहीं ना कहीं, ये लव जिहाद जो है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो उससे चिंतित अगर कोई सरकार है तो निश्चित रूप से ये अच्छी बात है। उत्तराखंड को जो मलिन बस्ती बनाने का कुछ नेता सपना देख, अरे उत्तराखंड देवभूमि है भाई, यहाँ स्वच्छ वातावरण, स्वच्छ पर्यावरण, यहाँ की सुंदरता को देखकर अंग्रेजों ने पौड़ी बसाया, किसी ने लैंसीडाउन बसाया, किसी ने अल्मोड़ा बसाया, किसी ने मसूरी बसाया। देहरादून में भी अंग्रेज इसीलिए आए कि यहाँ का वातावरण बड़ा सुंदर था, दिखने लायक थी यहाँ की ग्रीनरी। हमने देहरादून की नहरें पाट के सड़क बना दी और जंगल काट के कंक्रीट के जंगल उगड़ा दिए हैं। देहरादून जैसा स्वच्छ शहर, सुंदर शहर, ग्रीनरी वाला शहर, अंग्रेजों का पसंदीदा शहर हमने बर्बाद करके रख दिया है। ये हमने 20 साल में काम किया है। उसी तरह से जो पहाड़ की ब्यूटी है उसको हम भुना नहीं पा रहे हैं। लोग वर्जन ब्यूटी के लिए, यानी अनछुए पर्यटन को देखने के लिए उत्तराखंड आना चाहते हैं, सिर्फ उन्हें संसाधन चाहिए।
और यहाँ का हम जो लोकल प्रोडक्ट है वो नहीं अभी तक प्रोड्यूस कर पाए। एक टोपी जिस दिन से मोदी जी ने पहनी, हमारी ब्रह्म कमल वाली टोपी, आप देखिए उसकी मार्केट में कितनी डिमांड बढ़ गई है। केदारनाथ में जिस गुफा में भारत के प्रधानमंत्री मोदी एक रात बैठे, उस गुफा में बैठने के लिए आज लोग टिकट लेके जा रहे हैं वहाँ साधना करने। तो ये ब्रांडिंग हमारे और नेता क्यों नहीं कर पा रहे हैं? उत्तराखंड के नेता क्यों नहीं कर पा रहे हैं इस तरह की ब्रांडिंग? हमारा मुख्यमंत्री क्यों नहीं कर पाता इस तरह की ब्रांडिंग? तो ये होना चाहिए निश्चित रूप से। देवस्थानम बोर्ड को भंग करने का फैसला जो पुष्कर सिंह धामी के द्वारा लिया गया सर, लग रहा है कि बड़े सही समय पर सही फैसला लिया गया, क्योंकि पंडा पुरोहितों की नाराजगी तो पूरी तरीके से दूर हो गई। तो ये देवस्थानम बोर्ड भंग करने को कोई औचित्य नहीं था, ये पुष्कर सिंह धामी का बहुत ही गलत निर्णय था जी। और देवस्थानम बोर्ड की आज भी उत्तराखंड को जरूरत है। असल में जो बोर्ड है वो चारों धामों के लिए ऐसा बोर्ड था जिसमें बाद में बहुत पैसा आता, जैसा श्राइन बोर्ड वहाँ का है, वैष्णव माता का है या तिरुपति बालाजी का है। आज करोड़ों करोड़ के बोर्ड हैं, वहाँ की प्रदेश सरकारें उन बोर्ड से कर्जा लेती है। उसी तरह का ये बोर्ड उत्तराखंड में बनने वाला था। जो हमारे पंडे पुरोहित हैं वो अपने निजी स्वार्थ के लिए इसका विरोध कर रहे थे और धामी जी भी उसको समझ नहीं पाए। ये गलत हुआ, बोर्ड भंग नहीं होना चाहिए था। उसमें सिर्फ ये होना चाहिए था जो उनके परंपरागत हक हकूक हैं और जो दस्तूर हैं जो पीढ़ियों से चले आ रहे हैं उसमें बोर्ड हस्तक्षेप नहीं करेगा। एक लाइन ये जोड़ दीजिए। तो एक तो ये था। दूसरा, बोर्ड जो है मंदिरों की सुरक्षा के लिए, मंदिरों के अधीन जो संस्कृत महाविद्यालय हैं उनकी सुरक्षा के लिए बना हुआ था, उनकी फंडिंग के लिए, उनके संसाधनों के विकास के लिए बना हुआ था। ऐसी कोई बड़ी एजेंसी की आवश्यकता एनडी तिवारी के जमाने में महसूस की गई थी। इसलिए एनडी तिवारी ने चार धाम विकास परिषद बनाया, जिसके पहले उपाध्यक्ष अनुसुईया प्रसाद मैथुरी थे, डॉक्टर अनुसुईया प्रसाद मैथुरी। उसके बाद उसके उपाध्यक्ष सूरत राम नौटियाल रहे, खंडूड़ी जी के जमाने में, निशंक के जमाने में। उसके बाद त्रिवेंद्र सिंह के जमाने में शिव प्रसाद ममगाई रहे चार धाम विकास परिषद के। तो चार धाम विकास परिषद ही बाद में चार धाम विकास बोर्ड बनाया गया। तो उसकी आवश्यकता तो निश्चित रूप से आज नहीं तो कल फिर से है ही है। चारों धामों के विकास की कोई एजेंसी बड़ी होनी ही चाहिए। उसमें बस एक लाइन ढूंढनी है, एक लाइन सिर्फ की, वो जो है वहाँ के परंपरागत हकूक, पूजा पद्धति, पूजा के सिस्टम और कस्टम में हस्तक्षेप नहीं करेगी। जो परंपरागत पंडित हैं उन्हीं को रखेगी। पीढ़ियों से जिन्होंने इन मंदिरों को बचाया है, बनाया है, संवारा है, वहाँ की संस्कृति को आगे बढ़ाया, वही पंडे पुरोहित रहेंगे। पंडे पुरोहितों को क्या था कि जो ही पॉलिटिकल मनी, राज्य वित्त इन्वॉल्व होगा तो उनकी जगह पर भी जो है नियुक्तियां होने लगेगी, पंडित पुरोहितों की जगह पे भी। ये मूल उनकी शंका थी, इसके कारण आंदोलन था। इसको सरकार समझा नहीं पाई और उन्होंने बोर्ड भंग करने का गलत निर्णय लिया। समान नागरिक संहिता लागू करने का बड़ा वादा कर गए थे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, पूर्व मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। अब इस वादे को लागू करना कितनी बड़ी चुनौती समझ रहे हैं सर, क्योंकि अभी तक ऐसा कोई भी राज्य नहीं है जो समान नागरिक संहिता लागू कर पाया हो। देखो, समान नागरिक संहिता हमारे संविधान की मूल भावना के अनुरूप है। हमारा संविधान सबको समान ही मानता है, किसी को भी ऊपर नीचे करके नहीं देखता है। तो समान नागरिक संहिता तो भारत सरकार को कब से लागू कर देनी चाहिए थी। उत्तराखंड सरकार ने, धामी सरकार ने घोषणा की है तो इसका स्वागत किया जाना चाहिए। यहाँ पे सब लोग समान है, संविधान को समान रूप से ही देखना चाहिए। ना कोई छोटा ना कोई बड़ा, मजहब है, धर्म है, आपके अपने हैं, निजी है, उसको सब पे एक साथ नहीं देखा जा सकता। लेकिन संविधान सबको एक नजर से देखे तो इसमें क्या बुरा है। आज तो संविधान जाति के नाम पर देखता है, घाटी के नाम पे देखता है, मजहब के नाम पे। कोई भी राज्य इस तरफ अपना कदम क्यों नहीं बढ़ा पा रहा, या फिर केंद्र ही क्यों नहीं बढ़ा पा रही? समान नागरिक संहिता लागू करने में परेशानियां कहाँ आती हैं? निश्चित रूप से ये तुष्टीकरण की राजनीति है जो लोग समान नागरिक संहिता लागू नहीं कर रहे हैं। हमारे संविधान में तो पहला जो है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सबके लिए अवसर की समानता, सबके लिए रोजगार की समानता, पूरे भारत क्षेत्र भर में व्यवसाय करने की स्वतंत्रता, धार्मिक आधार पे कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा संविधान। तो समान नागरिक संहिता तो संविधान की प्रिंबल में है, प्रस्तावना में है, उसको लागू होना ही चाहिए। अगर उत्तराखंड राज्य करता है तो ये स्वागत योग्य कदम।
खैर चुनौतियां बहुत है। अब बड़ी बात यह है कि वो कह तो गए हैं, ये वाकई में लागू हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। और दूसरी बात, आम आदमी पार्टी ने बहुत सारे वादे किए सर, फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री परिवहन और ना जाने क्या कुछ फ्री फ्री। कांग्रेस ने भी उधर काफी फ्री की राजनीति की थी, गैस सिलेंडर के दामों को कम करने का वादा किया था। ये तमाम वादों से मुकर क्यों गई जनता, या फिर इन तमाम वादों में इतना आकर्षित नहीं हुई उत्तराखंड की जनता? कोई बड़ी वजह मान रहे हैं आप? लोक लुभावन जो नारे दिए गए, उन्होंने उत्तराखंड को उन राजनीतिक दलों ने अपरिपक्वता का परिचय दिया। वो उत्तराखंड के नेचर को समझ नहीं पाए। उत्तराखंड का जो बच्चा 20 साल की उम्र में, हर परिवार से हमारा एक बच्चा फौजी, जो 20 साल की उम्र में देश का भार संभालता हो, इतना खुददार बच्चा हो, वो आके 20 रुपए की बिजली, 200 रुपए की बिजली फ्री के लिए अपना जमीन बेचेगा क्या? आम आदमी पार्टी इस दृष्टि से उत्तराखंड को देखती है क्या? कांग्रेस पे जो 500 रुपया सिलेंडर देने की कांग्रेस पार्टी ने बात की थी, उसको लोगों ने इसीलिए विश्वास नहीं किया कि जहां जहां कांग्रेस की सरकार है वहां क्यों नहीं दे रहे हैं 500 रुपये में सिलेंडर जी। तो पहले वहां दो। रोजगार देने की बात करते हैं, रोजगार देंगे कहां से? धामी ने सारे जितने सरकारी पद थे सब विज्ञापित कर दिए हैं जी। सरकार कोई अब बहुत ज्यादा कल्याणकारी राज्य रहा नहीं है। सरकार रोजगार देने की फैक्ट्री रही नहीं। सरकारी पदों जो है जो सारे हैं विज्ञप्ति कर दी गई। जो बेरोजगारी योजना जैसी जो स्कीम चलाई गई या योजनाएं चलाई गई सरकार के द्वारा, विपक्षों ने मखौल खूब उड़ाया था सर। अब तमाचा लग गया है उन्हीं के गाल पर जाकर। क्या स्कीम बताया आपने? घसियारी योजना महिलाओं के लिए चलाई गई थी। नहीं, घसियारी योजना 3 जिलों में चलाई गई थी पायलट प्रोजेक्ट के रूप में, और जहां जहां चली है वहां वहां लोगों ने उसका स्वागत किया है, उसको लाभ भी हुआ है। और धन सिंह रावत जो बुरी तरह से श्रीनगर में हार रहे थे, उनकी जीत के 2 ही कारण बने। एक तो घसियारी योजना, तो घसियारियों को लगा यार ये तो हमारी सुविधा की बात है, महिलाओं ने उनको साइलेंट वोट किया है। दूसरा, जो मोदी की रैली हुई है श्रीनगर में, उसका धन सिंह रावत को फायदा ही हुआ है। तो अगर घसियारी योजना जो हमारे इंटीरियर के गांवों में चलती है तो निश्चित रूप से हमारी महिलाओं को उसका लाभ होगा। वो पायलट प्रोजेक्ट की बजाय अब प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट हो जाना चाहिए। पूरे उत्तराखंड के पर्वतीय जिलों में कम से कम घसियारी योजना जो है वो चलाई जानी चाहिए। उसका लाभ यहाँ की आम महिलाओं को मिलना चाहिए। महिलाओं की आप इस जीत का श्रेय किसे देंगे सर? क्या अकेले धामी के दम पर वापस उत्तराखंड में वापसी हुई है भारतीय जनता पार्टी की, या मोदी जादू अभी भी बरकरार है? एक उदाहरण से आप इस बात को समझिए। जी सर। हमारे एक पूर्व प्रधानमंत्री 1992 में गौचर में आए और उन्होंने बद्रीनाथ, उस समय सिंगल लाइन थी और करीब करीब श्रीनगर के बाद से जो है वहाँ वो शुरू हो जाता था, उसको एक तरफा जब तक छूटती नहीं है तो रोडवेज सिस्टम जो है शुरू हो जाता था। तो गौचर में लोगों ने मांग की कि भाई इसको डबल लाइन कर दिया जाए। 1992 में घोषणा हो गई, 1917 तक डबल लाइन नहीं बनी ये सड़क। नितिन गडकरी ने 1917 में कर्णप्रयाग में घोषणा की थी और ये 1921 में जो है अच्छी खासी वो ऑल वेदर रोड बनकर तैयार हो गई है। तो इस तरह के विकास के काम तो हुए ही हैं। कुमाऊं में भी सड़कें चौड़ी हुई है, पूरे देश भर में सड़कें चौड़ी हुई हैं। दिल्ली देहरादून जो है जो 9-10 घंटे लगते थे अब 4 घंटे में पहुंच रहे हैं। इस विकास को लोग देख रहे हैं। जो रेलवे का काम इतनी तेजी से चल रहा है उसको लोग देख रहे हैं। राजधानी की दिशा में जो पार्टी आगे बढ़ रही थी उसको लोगों ने देखा है। कोरोना के भीषण काल में जिस तेजी से हमारे उत्तराखंड के इंटीरियर के जिलों में भी जो ऑक्सीजन के प्लांट एस्टैब्लिश हुए हैं, लाखों लाख रुपए के लोगों ने वो देखा है। घर घर महिलाओं को जो शौचालय मिले हैं वो देखे हैं। 1 रुपए में पानी का नल मिला है, उसका प्रभाव पड़ा है। और उसके अलावा जो डायरेक्ट डीवीएस, जो पहली बार हम किसान जय जवान जय किसान बोलते रहे 7 साल से, लेकिन किसानों को किसी ने एक ढेला नहीं दिया था। पहली बार डायरेक्ट उनके नाम पे 600 रुपया सही, 500 रुपया सही कुछ तो मिल रहा है, सीधा मिल रहा है। हमारे एक पूर्व प्रधानमंत्री कहते थे मैं रुपया भेजता हूँ 15 पैसा पहुंचता है, अभी 1 रुपया भेजते हैं तो पूरा पहुंचता है। तो इसको भी लोग देख रहे हैं। तो निश्चित रूप से विकास भी कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। मोदी जो फैक्टर है, मोदी फैक्टर, मोदी मैजिक, वो भी जुड़ा हुआ है। धामी के जो काम रहे वो भी जुड़ा हुआ है। त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के जमाने में मैं PWD का आंकड़ा देख रहा था, 12,000 किलोमीटर सड़कें, नई सड़कें बनी है वो देख रहा हूँ। 261 पुल बने हैं त्रिवेंद्र सिंह के जमाने में।
वो देखे गए हैं। तो बहुत सारे फैक्टर एक साथ काम किए हैं जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी जीती। और महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दे उछालने की खूब कोशिश की गई। हालांकि सर है महंगाई, हम भी मानते हैं कि महंगाई है, बेरोजगारी है। क्या ये जनता का भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास है कि वो जानते हैं कि आने वाले समय में इन समस्याओं का भी समाधान हो जाएगा? देखो जी, महंगाई कम करने का किसी पॉलिटिकल पार्टी के पास जादू की छड़ी नहीं जी। जो भी पार्टी महंगाई कम करने की बात करती है वो जनता के साथ जो है सबसे बड़ा झूठ बोलती है। अपने जहां इनके राज्य हैं, चाहे किसी भी पार्टी के कहां भी राज्य है, मैं किसी एक पार्टी की ना बात कर रहा हूं, ना मेरा किसी एक पार्टी को ब्लेम गेम करने का कोई मन है। जिस भी पार्टी की जहां सरकार है, पहले जरा वहां सत्ता करके देखो। महंगाई रोकने की किसी पार्टी के पास कोई छड़ी नहीं है, महंगाई धीरे धीरे बढ़ेगी। दूसरा, महंगाई आप किस चीज में रोकना चाहते हैं? सिर्फ किसान की फसल में, उसका दूध सस्ता हो, उसका आलू सस्ता हो, उसका प्याज सस्ता हो। दारू पे वही जो महंगाई चलाते हैं, 200 रुपए 300 रुपए की बोतल जो है 800 रुपया हो गई है, तुरंत लाइन में खड़े दिखते हैं शाम को। सारे दारू ठेकों में लाइन किसकी है? तो ये भी देखना पड़ेगा। दूसरा, महंगाई कोई पार्टी कम नहीं कर सकती, बेरोजगारी कोई पार्टी कम नहीं कर सकती। बेरोजगारी और महंगाई कम करने का एक ही स्थायी समाधान है, वो है जनसंख्या नियंत्रण कानून। जो भी पार्टी बेरोजगारी रोती है वो जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग नहीं कर रही है, तो ये जनता के साथ धोखा है। आपको जनसंख्या नियंत्रित करनी होगी। 130 करोड़ का देश है यार, 1 अरब 1/3 जनसंख्या हम यहाँ धारण करते हैं। कहां से इतने लोगों के लिए रोजगार लाएगी कोई भी पार्टी? जेब में रखा हुआ क्या? जादू की छड़ी है क्या? क्यों बेवकूफ बनाते हो लोगों का? जनसंख्या नियंत्रण कानून आए, उसके साथ साथ रोजगार के अवसर सृजित हों, नए उद्योग लगे, नए तरह के उद्योग स्टैब्लिश हों। हम पहाड़ में एक उद्योग लगा सकते हैं बड़ा सस्ता, जैसे हमने बेंगलुरु को आईटी पार्क बनाया, आईटी सेक्टर में डेवलप किया। चमोली जिले में करने में क्या दिक्कत है? आप चमोली में करिए फर्स्ट क्लास, नैनीताल में करिए फर्स्ट क्लास होगा, ठंडे का आनंद भी लेंगे लोग, आईटी सेक्टर डेवलप होगा, पूरे देश का आईटी यहाँ आ सकता है। उसमें क्या करना, ना भारी भरकम मशीनें लगानी है, ना कुछ लोडिंग अनलोडिंग करना है। तो क्यों नहीं कर रहे हैं आप आईटी सेक्टर को डेवलप? आप जो धार्मिक पर्यटन है, पूरी दुनिया आपके बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, जागेश्वर, बागेश्वर देखना आना चाहती है, नैनीताल देखना आना चाहती है, मसूरी देखने जाना चाहती है, टिहरी झील देखना जाना चाहती है। आप वहाँ संसाधन ही डेवलप नहीं कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं सरकार बना के दे रही है, अच्छी सड़कें नहीं बना रही। अब बड़ी मुश्किल से एक खुशी की योजना आई है कि जो टिहरी से देहरादून तक सीधे एक टनल जाएगी, 1 घंटे में आप टिहरी पहुंच जाएंगे। तो ये भविष्य में उत्तराखंड में जो 1 करोड़ से ज्यादा पर्यटक हमारी सड़क बनने, रेल लाइन बनने पे 4 धामों में आएंगे, टिहरी जाएंगे, नैनीताल आएंगे, तो रोजगार के साधन क्रिएट होंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की जरूरत है, उस दिशा में बीजेपी ज्यादा अच्छा काम करे। प्रधानमंत्री ने स्वरोजगार पर काफी ज्यादा जोर दिया हुआ है सर। अब इसका असर धीरे धीरे क्या पूरे देश में देखने को मिल रहा है? ना सिर्फ उत्तराखंड की, पूरे देश की अगर हम बात करें तो जो हमारे एसएमई है, जो छोटे उद्योग हैं जी, उस पे प्रधानमंत्री का बड़ा फोकस है। और प्रधानमंत्री ने नब्ज पकड़ ली है बेरोजगारी को समाप्त करने की, कैसे हो सकता है। तो ये दीर्घगामी योजना है, दूरगामी, ये जादू की छड़ी नहीं। धीरे धीरे लड़कों के अपने ब्रांड बन रहे हैं। जो छोटे छोटे उद्योग शुरू किए थे उन्होंने, मोदी ने एक बार पकौड़ा बेचने की बात की और पूरे विपक्ष ने उसकी किल्ली उड़ाई। आपको आश्चर्य होगा, हमारा देश का जो 50% व्यापारी है वो पकौड़ा ही बेचता है। तो जो ये पॉलिटिकल पार्टियां इस पकौड़े वाले बयान पे हंस रही थी, मजाक बना रही थी, इन पार्टियों को शर्म नहीं आ रही है आधे से ज्यादा लोगों को पकौड़े बेचते हुए देखने में? अरे तुम लोगों को बेसिक समझ नहीं है, पकौड़ा उद्योग है हमारा। उसी तरह से ये छोटे छोटे चाय हमारा बड़ा उद्योग है। उसी तरह से जो हमारे ढाबे हैं, ठेली हैं, ये उद्योग है हमारे, जो फुटपाथ पे, सड़कों के किनारे, बस अड्डे पे चलते हैं, लोगों के परिवार पलते हैं उससे। तो ये, और कुछ लोगों ने तो अब जैसे इलेक्ट्रिक कार बनाई है, इलेक्ट्रिक बाइक बनाई है, कंप्यूटर में बहुत सारे चेंजेस आ रही हैं। तो ये कौन कर रहे हैं? ये हमारे छोटे उद्योगपति ही कर रहे हैं। कोई बहुत बड़ी टेक्सटाइल और बहुत बड़े जो लोहे के उद्योग हैं वो नहीं भी लग सकते, तो छोटे छोटे उद्योग भी हमारे बड़े काम के हैं। आज हम छोटे छोटे उपयोग की टेक्निकल चीजें बना रहे हैं, जो रोजमर्रा घर में काम आने वाली चीजें हैं, जो हमारी दिनचर्या को आसान करती है। तो ये कौन बना रहे हैं? ये छोटे छोटे एसएमई वाले कर रहे हैं, छोटे छोटे उद्योगपति कर रहे हैं, छोटे छोटे उद्योग जिन्होंने नया शुरू किया है, स्टार्टअप जिसको मोदी ने शब्द दिया है, स्टार्टअप वाले कर रहे हैं। आज जो अचार का उद्योग लगा रहे हैं, आज जो पत्थरों की ढलाई का उद्योग लगा रहे हैं, जो नग बना रहे हैं,
जो नक्काशी का काम कर रहे हैं। उत्तराखंड में जो ऐपण है उसको हम उद्योग का रूप दे सकते हैं। मैंने कहा नहीं, होम स्टे को हम बहुत अच्छा उद्योग बना सकते हैं। उसके अलावा संस्कृत शिक्षा के बड़े केंद्र हम उत्तराखंड में खोल सकते हैं। हमारा एक देवप्रयाग में खुला हुआ है, वहाँ पूरा स्टाफ नहीं है, वहाँ पूरे संसाधन नहीं है। चमोली जिले में तो पहले कम से कम 12-13 बड़े गुरुकुल थे, जिसमें करीब करीब 2-2 हजार 3-3 हजार बच्चे पढ़ते थे। आज 200 बच्चे नहीं है उन गुरुकुलों में। उनको फिर से विकसित करने की जरूरत है। पूरे देश से बच्चों को यहाँ बुलाने की जरूरत है। अकेले संस्कृत शिक्षा ऐसा है जिसका पढ़ा लिखा आदमी कभी बेरोजगार नहीं रहता। बेरोजगार अंग्रेजी पढ़े लिखे बच्चे होते हैं ज्यादा, जो BA पास है, MA पास है, कुछ नहीं तो आता है उसके अलावा। तो प्रैक्टिकल भी कुछ ना कुछ आना चाहिए। सेना के बारे में भी बात कर लेते हैं, सेना के बारे में भी बात कर लेते हैं मैखुरी साहब, क्योंकि उत्तराखंड सैन्य बाहुल्य क्षेत्र है और ये कहा जाता है, और जो भी सैनिक परिवारों से जुड़े हैं उनका भी ये मानना है, जब उनसे बातचीत की जाती है तो वो कहते हैं कि मोदी के कार्यकाल में सैनिक परिवारों को सुविधाएं और सहायता ज्यादा दी गई। सेना को किस तरीके से अपग्रेड करना है ये मोदी के कार्यकाल में शुरू हुआ। आत्मनिर्भरता पर जोर मोदी के कार्यकाल में जोर जो है देना शुरू किया गया। आप भी इन तमाम चीजों से इत्तेफाक रखते हैं और यही एक बड़ी वजह भी रही कि मोदी सरकार पर सैनिक परिवारों का भरोसा ज्यादा है। आपको मैं एक बयान से इसको शुरू करूंगा, जो हमारे पूर्व रक्षा मंत्री AK एंटनी द्वारा हमारी संसद में दिया गया। फौज को हमारे सीमाओं पर 18 लाख जैकेट की जरूरत पड़ी कि देश में 18 लाख हमारे करीब करीब फौजी हैं, सबको बुलेट प्रूफ जैकेट। AK एंटनी का रिकॉर्डेड बयान है ये संसद में कि हमारे पास जैकेट खरीदने के पैसे नहीं। आज हमारे पास 36 राफेल जैसे विमान आ गए हैं। हमारे पास S-400 है, एंटी मिसाइल सिस्टम है, एंटी टैंक सिस्टम है। आज हमारे जो फौजी हैं, पहले 303 की राइफल के लिए रोते रहते थे, आज उनके पास एनसास और स्नाइपर है जो 1 मिनट में 300-400 राउंड गोलियां छोड़ती है। आज हमारे पास नाइट विजन लगे हुए न केवल 18 लाख जैकेट और हेलमेट हैं, बल्कि बुलेट प्रूफ जो सिर्फ 4-5 किलो के जैकेट हैं, इतने लाइट वेटेड जैकेट हैं। आज हमारी फौजें मजबूत हुई हैं। पहले हमारे चाइना बॉर्डर पे फौजियों के हाथ बांधे हुए रहते थे। आतंकवादी हमारे जवानों को गोलियां चलाते रहते थे, लेकिन हमारे जवान नहीं चला सकते थे। आज जवानों के हाथ खुले हैं। आज जवानों के खाने पीने की दशा सुधरी है। आज उनकी ड्रेस सुधरी है। लाख गुना परिवर्तन इन 7 सालों में हुआ है। इसको कहने में हमें कोई हर्ज नहीं है। निश्चित रूप से मोदी शासनकाल में, राजनाथ जी के रक्षा मंत्री के कार्यकाल में देश बहुत आगे बढ़ चुका है। उसका लाभ हमारे उत्तराखंड के फौजियों को भी निश्चित रूप से होगा, क्योंकि हमारे तो हर घर से एक फौजी है उत्तराखंड का। तो आज उनकी लाशें, अब कोई हमारा फौजी घर पे पहले मर जाता था, वहीं दफना दिया जाता था। मुलायम सिंह जी के जमाने में ये काम शुरू हुआ और अब कारगिल युद्ध के बाद हमारी फौजियों की कम से कम डेड बॉडी घर आती है। न केवल डेड बॉडी आती है, उसी दिन उसका सारा हिसाब किताब, पेंशन, पट्टा, उसके भविष्य निधि सारी घर आ जाती है। ये बड़ी सुविधाएं फौजी को मिली है। इसीलिए हमारे युवाओं का फौज के प्रति जो है वो आकर्षण बढ़ा है। आज हमारे युवा फौज को अपनी प्राथमिकता से में रखते हैं, पहाड़ के युवा भी। तो उत्तराखंड के लिए अचीवमेंट है। पूरे देश का युवा फौज में जाना चाहता है, क्योंकि फौज आज गौरव का एक स्टेटस सिंबल माना जाने लगा। लोग सलाम करते हैं अब फौज को रेलवे स्टेशनों पे। रेल में हमारे फौजियों को अगर कोई पहले जहाँ पे हमारा बाथरूम होता था, वहां पे बेचारे हमारे फौजी जवान लेटे जाते थे और हमारे लोगों को शर्म नहीं आती थी उनको वहां पे लिटाते हुए देखते हुए। आज फौजियों को सम्मान के साथ लोग अपने सीट देते हैं। फौज के प्रति आम आदमी में अभी सम्मान बढ़ा है, तो कहीं ना कहीं उसका श्रेय मोदी सरकार को चाहिए। चलिए सर, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े इतने महत्वपूर्ण मसले पर चर्चा करने के लिए। तो पुष्कर सिंह धामी ने अपना इस्तीफा सौंप दिया है। अब उत्तराखंड में नए मुख्यमंत्री की तलाश भारतीय जनता पार्टी को करनी है। इसके लिए 2 पर्यवेक्षक भी नियुक्त कर दिए गए। अब देखने वाली बात रहेगी कि उत्तराखंड में मुख्यमंत्री की कुर्सी पर अब कौन नया चेहरा बैठता है। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और प्रदेश के तमाम ताजा खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।